देखिए आपका जो पढ़ाया जा रहा था पैरा, जीडी और सीडी के बारे में पढ़ाया जा रहा था। 291 यानी कि आपका 291 से हमें शुरू करना था। हिस्ट्री सीटर वाला जरूर याद रखिएगा। हिस्ट्री सीटर में जो बताया गया था, एक क्वेश्चन आपका भगोड़ा अपराधी से पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपका हिस्ट्री सीट से। अब ये है कि भाई जो जो बताया गया कम से कम वह आपका जरूर याद रखिए। अब आइए अध्याय 21 से भी कम क्वेश्चन बनता है। अध्याय 21 से हमने बताया था केवल एक पैरा याद रखिएगा, 281, कि अगर असंज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी का वारंट न्यायालय ने जारी किया और 6 सप्ताह तक अगर पुलिस वारंटी को गिरफ्तार नहीं कर पाती है तो उसे चाहिए कि मजिस्ट्रेट को वह वारंट लौटा दे, वापस कर दे। तो समय पूछ सकता है कितने दिन तक नहीं निष्पादन होता? 6 सप्ताह यानी कि 42 दिन। किस मामले में? संज्ञेय नहीं बल्कि किस मामले में बताया गया था कल? असंज्ञेय। ये एक याद रखना है। अध्याय 22 से भी एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। इसमें जो थाने में अभिलेख रखे जाते हैं उसके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आपका थाने में जो अभिलेख रखा जाता है वह मुख्य रूप से जीडी होता है, जनरल डायरी या रोजनामचा आम कहिए, या साधारण डायरी या स्टेशन डायरी भी कहते हैं। ये जो डायरी होती हैं आपका साधारण या सामान्य डायरी, इसके बारे में जो अधिनियम है यानी कि उत्तर प्रदेश ने ये पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 44 में प्रावधान है। और अगला क्वेश्चन बनता है कि जीडी को कौन मंगा सकता है, कौन निरीक्षण कर सकता है? तो जो जिले का मजिस्ट्रेट है वह जीडी को मंगा सकता है और निरीक्षण करने का भी हक रखता है। याद रखिए पूछा जाता है 44 के यानी कि पुलिस अधिनियम की धारा 44 के सेकंड पैराग्राफ में है। तो आइए आपका अध्याय 22 शुरू किया जाए। और अध्याय 22 में आप पढ़िएगा तो पहला आपका पढ़िएगा 288 पैरा। पैरा 288 ये बताता है कि थाना कार्यालय की दीवार पर थाना क्षेत्र का नक्शा लगाया जाना। इसका मतलब कि थाने के दीवार पर उन गांवों और क्षेत्रों का नक्शा लगाया जाएगा जिन गांवों या क्षेत्रों में उस थाना का क्षेत्राधिकार है। यानी कि एक नक्शा दीवार पर क्या किया जाएगा, मैंने उस थाने की कहाँ तक एरिया है इसको लगाया जाएगा। अब इसी के साथ आपका घटना स्थल का भी नक्शा नज़ीर याद कर लीजिएगा। घटना स्थल का नक्शा नज़ीर बनता है तो वह पैरा 114 के तहत, 114 के तहत। और अगर समस्या आती है तो किसकी सहायता ली जा सकती है घटना स्थल का नक्शा नज़ीर बनाने में? पटवारी या लेखपाल। 114 भी पैरा इसके साथ जोड़कर पढ़ना है। इसके बाद आइए जो पूछा जाता है 291 पूछी जाती है, जीडी और सीडी के रख रखाव के नियम कहाँ दिए गए हैं? तो जीडी यानी कि जनरल डायरी और सीडी का मतलब केस डायरी। तो जीडी और सीडी के रख रखाव के नियम 291 में आपका दिया गया है। देखिए आपका क्या लिखा गया है, 291। सामान्य और मामले की डायरियों की सभी खाली जिल्दें प्रत्येक पृष्ठ पर अधीक्षक यानी कि एसपी के कार्यालय की मुहर से उसी समय मुद्रांकित की जानी चाहिए जब वे शासकीय केंद्रीय छापखाने से प्राप्त हो, इसके पहले कि उसको उसके अभिलेखागार में भंडार के रूप में रखा जाए। और जिल्दों की संख्या रजिस्टरों तथा फार्मों के भंडार पुस्तक में दर्ज की जानी चाहिए।
और यह देखने में सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई पृष्ठ बाहर तो नहीं निकला है, और डायरियों की खाली जिल्दों को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना चाहिए। यानी कि जो जीडी का रजिस्टर मिलेगा सरकार की ओर से, जो सीडी का मिलेगा वह आपका माने जिल्द वाइज होगा, यानी कि आपका कवर लगा रहेगा मोटा, और पृष्ठ वाइज होगा। अब ये देख लेना चाहिए कोई पृष्ठ का जो पेपर है बाहर तो नहीं आया है, और सब पे उस जिले के अधीक्षक की क्या लगी रहेगी, मोहर लगी रहेगी सभी पन्नों पर। इसलिए ये किया गया कि कहीं दरोगा जी आपका जीडी का कागज फाड़ कर ही न फेंक दें, तो पृष्ठांकित रहेगा तो क्रम वाइज रहेगा, और किसी को फाड़ना क्या रहेगा मुश्किल, और बिना पृष्ठ रहेगा तो बीच से दो कागज क्या करेंगे, निकाल के फाड़ भी देंगे। तो भाई निकाल कर अगर फाड़ते हैं गायब करते हैं तो पता भी लग जाएगा कि आप दो पृष्ठ क्या कर दिए हैं जीडी सीडी का गायब, क्योंकि वो क्या रहती हैं, क्रम वाइज रहती हैं। इसके बाद आ जाइए 292, जीडी एवं सीडी की खाली जिल्दों के पन्नों की गणना वितरण के पूर्व किया जाए। यानी कि जैसे ही छापखाने से जीडी सीडी मिले, ये देख लेना चाहिए कि कहीं बीच में पन्ना तो गायब नहीं है, यानी कि 3 पृष्ठ के बाद कहीं 5 तो नहीं आ गया, नहीं 6 तो नहीं आ गया, और 4-5 क्या हो गया, गायब। जैसे 1-2 होता है, फिर 3-4, तो ये बीच में देख लेना चाहिए जब मिलती हैं तभी। इसके बाद के डायरी के प्रारूप संख्या 280 को संलग्न करना, आपका कह सकते हैं 293 छोड़ दीजिएगा। अब जो क्वेश्चन बनता है पैरा नंबर 294 अंडरलाइन करिए। जीडी लिखने के नियम, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि जो जीडी है यानी कि जनरल डायरी, अब जीडी में क्या क्या लिखा जाता है वो समझिए। जो थाने की पल पल की घटनाएं हैं वह एक डायरी में लिखी जाती हैं, और उस डायरी का नाम जीडी होता है, जनरल डायरी। और इसका जो प्रारूप संख्या याद करके जाइएगा, जीडी का प्रारूप संख्या भी पूछा जाता है 217, यानी कि पुलिस फार्म नंबर अंडरलाइन करिए, बैरक में दिया भी है 217 में आपका जीडी का प्रारूप संख्या है, उस प्रारूप में रहेगी जीडी। तो लिखने के नियम क्या है, तो आपका एक हेड मुहर्रिर बैठा रहता है थाने में और वहीं जीडी को लिखता है। यहाँ जो क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी प्रतियों में जीडी तैयार की जाती हैं, 2 प्रतियों में, और बहुत बड़ा रजिस्टर होता है। आप थाने पर कभी जाइएगा तो इतना बड़ा और रखा रहता है मेज पर, या आपका ये ईंट ईंट से प्लास्टर करके पूरा चौतरा बनाया जाता है, उसी पर ऊंचा रखा रहता है, और उसी पर हेड मुहर्रिर साहब हमेशा क्या करते हैं, कलम चलाते रहते हैं। तो थाने की जो आंतरिक गतिविधियां हैं, जैसे कि किसकी ड्यूटी कहाँ लगी, कौन चीज बरामद होकर आई, कौन व्यक्ति हिरासत में लिया गया, कौन समन आया, कौन लेटर आया, कहाँ से धन आया, किसकी ड्यूटी कहाँ लगी, सुबह की परेड हुई कि नहीं, और इसके बाद आपका कह सकते हैं कि कौन अवकाश पर है, इस समय पुलिस वालों की ड्यूटी कहाँ है, किस पुलिस वाले की ड्यूटी कहाँ है, ये सभी बातें इत्यादि भी ये कहाँ आपका दर्ज होगी, जीडी में। एफआईआर का सार, एनसीआर का सार, ये दोनों बातें भी कहाँ दर्ज होती हैं, जीडी में। संक्षिप्त रूप से इस समय ये एफआईआर नंबर हैं, ये किया इन धाराओं के तहत, इतना समय पर किया गया, ये पेन चलाते रहिए और क्या करते रहिए, लिखते रहिए। यानी कि पल पल की जो घटनाएं हैं वहीं किसमें लिखी जाती हैं, जीडी में। अब इसको देखिए, आपका अब बैरक की भाषा देखिए भाई, 294 थोड़ा अच्छे से तैयार रखिएगा इधर।
सामान्य डायरी यानी कि रोजनामचा आम या जनरल डायरी भी कहते हैं, साधारण डायरी भी। पुलिस फार्म नंबर 217, तो पुलिस फार्म नंबर अंडरलाइन करिए 217 में 2 प्रतियों में थाना प्रभारी के अधीक्षण के अधीन लिखी जाएगी, जो उसमें दर्ज की गई प्रविष्टियों के लिए उत्तरदायी होगा। थानाध्यक्ष स्वयं नहीं लिखते, एक अधीनस्थ पुलिस अधिकारी लिखता है, जिसे हेड मुहर्रिर कहा जाता है, और उसका काम ही है, यानी कि थाने के मुंशी साहब हैं, वो लिखते रहते हैं हेड मुहर्रिर, कितनी प्रतियों में लिखी जाएगी, 2। और जो जीडी में बातें लिखी गई उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है, थाने का भार साधक अधिकारी यानी कि थानेदार, याद रखिएगा। अगला देखिए, 2 में से होगा क्या। और जो प्रतिदिन उसको हस्ताक्षरित करेगा, यानी कि प्रतिदिन मतलब आपका दरोगा जी आकर डेली बाय डेली उस पर क्या करें, साइन करें। प्रथम प्रभार, आगे देखिए, प्रभारी अधिकारी में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन अस्थाई प्रभारी अधिकारी आता है, यानी कि ओ के अधीन छोड़ दीजिए। दूसरी प्रति पुलिस थाने में रहेगी और मूल प्रति सब डिवीजन के अधीक्षक या सहायक अधीक्षक या प्रभारी उप अधीक्षक को भेजी जाएगी। अब यहाँ क्वेश्चन आपका बन सकता है, जो जीडी की मूल कॉपी रहती हैं वह किसको भेजी जाती हैं, तो या तो एसपी या सहायक एसपी या डीवाईएसपी। और जो सेकंड प्रति रहती हैं वह थाने में ही रहेगी, यानी कि जीडी में क्या बातें लिखी गई ये 2 जगह रहता है, एक तो थाने में रहेगा, इधर से थोड़ा सटा दीजिए बेंच, तो इधर से थोड़ा बेंच और सटाइए ही, आप ही सीमा जी, आप ही को कहा जा रहा है, बेंच थोड़ा इधर सटाइए, और हाँ हिल रहा है ना और सटाइए इधर थोड़ा, दबा रहेगा तो नहीं हिलेगा, नहीं बार बार हिल, बस रहने रहने दीजिए, अब बार बार कंपन कर रहा है ना लिखिए तो उसको तो आपका वही है कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, तो कबीर दास का सुने ना दोहा, तो यानी कि 2 बेंच से दबा रहेगा तो हिलेगा कि नहीं हिलेगा आगे देखिए भाई आपका, अब आइए, यानी कि मूल प्रति कहाँ भेजी जाएगी, और जो दूसरी प्रति रहेगी वह आपका थाने के रिकॉर्ड का भाग होगी। ये आपको थोड़ा अच्छे से याद रखना है। अब ये है कि 295 जीडी में क्या क्या बातें लिखी जाती हैं, तो 19 बातों का उल्लेख किया गया है जो जीडी में लिखी जाती हैं। अब उतना पढ़ाना संभव नहीं है, यानी कि टोटल कितनी बातों का उल्लेख किया गया है 295 में, 19 बातें जो कहाँ लिखी जाती हैं, आपका जीडी में। आपका अगला देखा जाए पैरा 296, रिपोर्टों को तुरंत अंकित करना, यानी कि दिन में के दौरान अगर थाने में कोई रिपोर्ट होती है तो तुरंत आपका जीडी पर दर्ज किया जाना चाहिए। रात में कोई घटना की सूचना मिलती है तो रात में आपका इमरजेंसी है तो रात में दर्ज करिए, नहीं तो अगले दिन जीडी में चढ़ाइए। देखिए ये कानून आपका 1861 में बना था, अंग्रेज बनाकर चले गए, उस समय बिजली व्यवस्था इत्यादि नहीं थी, अतः ये हुआ था कि रात में आपातकाल में ही घटनाओं को जीडी पर दर्ज किया जाए, और जो भी दर्ज किया जाए सामान्यतः कब, दिन में, और रात में जो घटना हो अगर आवश्यक नहीं है तो उसको अगले दिन सुबह क्या कर लिया जाए, जीडी में दर्ज किया जाए। लेकिन अब तो भाई बिजली से लेकर तमाम व्यवस्थाएं हो गई हैं, तब रात में भी जीडी पर क्या कर लिया जाता है, दर्ज। अगला देखिए आपका 297, आपका जीडी का सूर्यास्त पर बंद होना, तो सामान्यतः आपका जीडी में लिखना बंद कर दिया जाए, लेकिन कब, जबकि सूर्य क्या हो गया, अस्त। और रात की घटनाओं को कब लिखा जाए, अगले दिन लिखा जाए।
इसके बाद आपका 298 जीडी का डीएम और एडीएम के पास भेजने का नियम, ये आपका छोड़ दीजिए। 299 पूछी जाती है, पुलिस डायरी का न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना, तो न्यायालय मंगा सकता है और पुलिस अधीक्षक चाहे तो पेश करे या कुछ दशाओं में पेश करने से क्या कर सकता है, इनकार। एक लाइन। अब कौन आपका ये डिसाइड करेगा कि जीडी पेश किया जाए कि न किया जाए, तो ये एसपी साहब करेंगे उस जिले के कि न्यायालय में जाए कि न जाए। इसके बाद जो आप पढ़िएगा 300 पढ़िएगा, मुखबिर के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें, पैरा 300 पढ़िएगा भाई। अब इसको आप कोरिलेट करेंगे, एविडेंस से भी कोरिलेट कर लीजिएगा कि मुखबिरों को संरक्षण कहाँ दिया गया है, तो मुखबिरों को संरक्षण एविडेंस की किस धारा में दिया गया है, 125 में। जासूसों को कहाँ दिया गया संरक्षण, 125 में। अर्थात किसी मजिस्ट्रेट को किस व्यक्ति ने सूचना दी अपराध की, पुलिस को किस व्यक्ति ने सूचना दी अपराध की, या राजस्व अपराध है तो राजस्व अधिकारियों को राजस्व से संबंधित अपराधों की सूचना किस व्यक्ति ने दी, क्या पुलिस, मजिस्ट्रेट या राजस्व अधिकारी को विवश किया जा सकता है कि उनका नाम बताओ, सूचना का स्रोत बताओ, नहीं। कौन सी धारा एविडेंस की, 125। तो पहला खतरा किस पर रहता है, जासूसों पर, मुखबिरों पर। अतः पैरा 300 कहता है कि थानेदार को मुखबिरों का नाम गुप्त रखना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से ही जानना चाहिए और किसी को बताना चाहिए कि न बताना चाहिए, न बताना चाहिए। एक डायरी रखें और उसी डायरी में गुप्त रूप से दरोगा जी क्या रखें, किसका नाम, आपका जासूसों का, जो जासूस हैं थाने के। और ये नहीं कि सबको बता दें, क्योंकि सबको बताने से होगा क्या, पहले लोग किसको ठोकते हैं फिल्मों में देखे होंगे, आपका खबरी लाल को। तो जो खबरी लाल हैं पहले ठोकते हैं, तो खबरी लालों का भी नाम क्या रखा जाए दरोगा जी द्वारा, गुप्त। तो जब पैरा 300 पढ़िएगा तो मैं फिर बता दूं, कोरिलेट करिए, एविडेंस की धारा कौन से पढ़ेंगे, 125। अब आइए, अब ये पूछा जाता है 133 से, आपका क्या ये जो खबरी लाल हैं या जासूस हैं, ट्रैप विटनेस हैं, यंत्र साक्षी हैं, पास साक्षी हैं, फंसाने वाले साक्षी हैं, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी माने गए हैं कि नहीं, नहीं। क्योंकि अपराध में भले ये शामिल होते हैं, इनका इरादा अपराध करने का नहीं है, बल्कि अपराधियों का क्या करना है, पकड़वाना। जैसे कि एक आदमी है, आपका एफआईआर दर्ज कराने गया, दरोगा जी ने कहा कि 5,000 लाओ तब तुम्हारा एफआईआर दर्ज होगा। एंटी करप्शन ब्यूरो को उसने सूचना दी, एंटी करप्शन ब्यूरो वाले 5,000 का नोट पाउडर मिला कर दिए और कहे कि चलो हम लोग बाहर रहेंगे, दरोगा जी को देना, हम तुरंत आ जाएंगे। और आपका पानी में दरोगा जी का क्या डलवाएंगे, हाथ, और हाथ क्या हो जाएगा मौर्य जी, क्या हो जाएगा, पीला पीला कि लाल लाल। जब हाथ क्या हो गया, लाल लाल, यानी कि यही पैसा दरोगा जी ने क्या लिया है, घूस में। तो जो घूस दिया है वह अपराध करने का इरादा रखता है कि उजागर करने का, तो ये सह अपराधी नहीं है, याद रखिए। क्योंकि अपराध में शामिल हैं लेकिन इरादा अपराध करने का, तो भाई सतर्क रहिएगा। ऐसा समस्या भी बनती है, एक दो बार बना है आपका एपीओजे में, ऐसी समस्याएं भी बनी हैं। अब इसके बाद आ जाइए अध्याय 23 आ जाइए, पुलिस थाना पर रखे गए लेखे अकाउंट, तो रोकड़ बही लिखने का। इसके बाद आपका 302 भी, 304, 304 भी आपका, इसको छोड़ देना है। देखिए आपका 306 पैरा आ जाइए, चेकों की पुस्तिका का रख रखाव,
तो चेक की जो पुस्तिका रहेगी उसको अच्छे से रखिए, ताकि आपका पैसा वैसा निकालना हो तो आसानी से क्या करेंगे, ताला में बंद करके रखना है। ये नहीं कि फेंक दीजिए ऐसे कि चेक कोई लेकर भाग जाए, इधर से कम चांस रहता है। इसके बाद आपका अध्याय 24 भारतीय राज्य 309 से 321 रिपील कर दिया गया है, तो ये भी आपका मुक्ति मिल गई पढ़ने से। इसके बाद आ जाइए 300 जन्म एवं मरण की रिपोर्ट देना और उनका पंजीकरण, अध्याय 25 में। यहाँ से कम ही चांस रहता है, लेकिन एक दो पैरा सतर्कतावश याद रखिए भाई। यहाँ से आपका मैं बता दूं, अध्याय 5 से भी कम चांस रहता है पूछने का, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे भी हम तैयार रखें तो कम से कम दो पैरा क्या करिए, आप तैयार रखिए। पहला पैरा 322 अंडरलाइन करिए, जन्म मृत्यु की सूचना देने का ग्राम चौकीदार का कर्तव्य। गांव में कौन व्यक्ति मरा, कौन व्यक्ति जन्म लिया, ग्राम चौकीदार का ये कर्तव्य है कि वह थानेदार को सूचना दे। तो बताइए ग्राम चौकीदार महीने में कितनी बार थाने पर जाएगा, 2 बार। और किसकी रिपोर्ट लेकर, गांव में जो व्यक्ति जन्म लिए हैं और जो व्यक्ति मरे हैं। तो गांव में जो व्यक्ति जन्म लिए जो मरे, इसकी सूचना देने का कर्तव्य किसको है, ग्राम चौकीदार को। किसको सूचना दे, थाने पर। 322 आपका हो गया पैरा एक लाइन में। कौन सूचना देगा, किसको देगा। इसके बाद से आपका पेंशनर की मृत्यु या लापता होने की सूचना थाने के भारसाधिक अधिकारी द्वारा जीडी में लिखना, ये छोड़ दीजिए। 326 छोड़ दीजिए। 327 आपका फिर पूछा जाता है, किसी विदेशी की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर थाना प्रभारी का कर्तव्य किस पैरा में, तो 327 में है, यानी कि 327। तो अगर कोई विदेशी मरता है, इसकी सूचना थानेदार को मिलती है, तो थानेदार मृत्यु का कारण खोजेंगे, फिर आपका उसकी राष्ट्रीयता निश्चित करेंगे और तुरंत पुलिस अधीक्षक को, यानी कि आपका एसपी साहब को इसकी सूचना देंगे। फिर आपका पुलिस अधीक्षक मृतक के परिचय पत्र को और पंजीकरण पत्रों को खोजने का प्रयास करेगा और फिर आपका ये देखेगा कि यह व्यक्ति कहाँ का है, यानी कि विदेशी मर जाता है, तो थानेदार इसकी सूचना किसको देंगे, पुलिस अधीक्षक। किस पैरा में, 327। अब अगला आ जाइए आपका 327 में इतना ही याद रखना है। अब अध्याय 26 से एक क्वेश्चन बनता है, माने आपका अकाल के समय में पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश, यानी कि जब अकाल आ गया तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। वैसे ये मेंस में भी क्वेश्चन बना है और अध्याय वाइज भी बना है। तो अकाल के समय पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए निर्देश अध्याय 26 में है, पैरा 328 से लेकर 337 तक। उसको ऊपर लिख लीजिए अध्याय के, तो पैरा 338 से लेकर 337 तक। देखिए यहाँ से आपका क्या क्या क्वेश्चन बनता है। एक तो अध्याय आपको याद रखना है, दूसरा आपका कम से कम एक पैरा याद रखिएगा और वह पैरा है 333, यानी कि आपका अगर कोई व्यक्ति अकाल के समय मरा है और पहचान नहीं हो पा रहे हैं कि ये किस गांव का है, किस एरिया का, तो पुलिस उसका अंतिम संस्कार उसके धर्म का पता लगाए और धर्म के पता लगाकर और उसके धर्म के अनुसार उसका अंतिम संस्कार करे। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे मरा है तो 135 ए लावारिस,
और अगर अकाल में मर गया, कोई नहीं है उठाने वाला, तब भी आपका उसका अंतिम संस्कार धर्म के अनुसार। पैरा दोनों एक साथ पढ़िएगा, कल भी बताया गया था परसों। आपका 135 ए जोड़ लीजिए और 333, दोनों में अंतर क्या है? तो अगर अकाल तो नहीं था, ऐसा कोई व्यक्ति मरा पाया जाए जिसकी पहचान निश्चित न हो, तो उसका अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार किया जाए। दूसरा, अगर अकाल के समय मर गया तो उसकी अंतिम संस्कार उसका क्या किया जाए? आपका धर्म के अनुसार। यही 99% जो चांस रहता है आपका यही रहता है क्वेश्चन बनने का। केस परमानंद कटारा बनाम भारत संघ बताया भी गया था। तो अकाल के समय क्या कर्तव्य है, पुलिस के डीएम के क्या कर्तव्य है? तो आपका एक उदाहरण देखिए अकाल के समय, यानी कि ये भी आपका उदाहरण ये क्लियर करेगा कि केवल हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। आपका अगर चिल्ला रहे हैं कि हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, पैसा पैसा पैसा, आपका तो केवल पैसा ही न कमाइए, बल्कि पैसा के साथ साथ कुछ ईमानदारी और नैतिकता का भी क्या करिए, निर्वहन। यानी कि जैसे कि उदाहरण के रूप में आपका एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, तब अकाल का मैं बता रहा हूँ, दो उदाहरण बता रहा हूँ। एक आपका बाढ़ आ गई थी बिहार में, और दूसरा आपका अफ्रीका में आपका सूखा पड़ा था, वही अकाल कहा जाता है। अफ्रीका देश में सूखा पड़ा था, न भोजन न पानी। एक छोटा बच्चा था, वह भूख से तड़प रहा था, और बगल में एक गिद्ध बैठा था। गिद्ध इसी ताक में था कि ये बच्चा मरे और मैं इसको अपना निवाला बना लूं। तब एक पत्रकार साहब पहुँचे और इस सीन को आपका फोटो में खींचे, और तुरंत वहाँ से भगे, एयरपोर्ट विमान पकड़े, अपने देश आ गए। इस फोटो को आपका विश्व में एक नंबर का माना गया। इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार दिए गए। तो एक आदमी जब पुरस्कार के बाद समारोह हो रहा था, तो हुआ कि क्वेश्चन पूछिए, जैसे मीडिया से होता है ना, पूछिए क्वेश्चन। तो एक आदमी ने कहा कि वहाँ दो गिद्ध थे, एक वह जो इंतजार कर रहा था कि बच्चा मर जाए तो हम खाएं, और आप भी उसी गिद्ध की श्रेणी में हैं। आपका कर्तव्य क्या था कि सोशल आप सम्मान पाने के लिए फोटो खींच के भाग लिए, लेकिन परम कर्तव्य ये था कि बच्चे को बचा लेते। और हुआ कि बच्चे का क्या हुआ, तो चुप हो गए। तब कहा कि गिद्ध दो थे, आप भी एक गिद्ध थे जो बच्चे को मरता छोड़कर क्या हुए, आ गए। ये बात उस पत्रकार को लग गई, शाक लग जाता है, और 10-15 दिन बाद वो अपने आप मर गया। तो पहली कहानी ये बताती है कि कुछ नैतिकता भी होती है, आपका केवल आपका फोटोबाजी नहीं। दूसरा आपका उदाहरण अकाल के समय बिहार का देख सकते हैं। बहुत बाढ़ आई थी बिहार में, आती रहती हैं, और राजनीति भी देख रहे हैं कि पलटती रहती हैं। किस ओर कर ऊंट बैठेगा कोई भरोसा नहीं। 2 दिन बाद क्या होगा, फिर हो सकता है कि भाजपा लालच दे दे कि अगला राष्ट्रपति उम्मीदवार आप बनेंगे, तो हो सकता है पलट जाए। तो वहाँ पलटू राम सबसे बड़े कौन हैं? तो भाई नीतीश जी का नाम सबसे बड़ा पलटूबाज हो गया है। कई बार पाला बदल दिए, कभी इधर कभी उधर। अब ये लास्ट आपका उनका सेशन भी चल रहा है। तो फिर एक बार देखिए आपका, तो बहुत बाढ़ आई थी पटना में भी। एक डीएम था, नया नया आया था, और बहुत कार्य किया, बहुत विश्व स्तर पर सम्मान मिला। और जब बाद में ऑडिट हुआ तो पता लगा कि कई करोड़ का क्या हो गया, अरबों कई करोड़ों का घोटाला। अंत में डीएम साहब को खुद ही आत्महत्या करना पड़ा, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाए हैं और आपका हमारे ऊपर क्या लग रहा है, ये इल्ज़ाम। आत्महत्या कर लिए, बर्दाश्त नहीं कर पाए।
तो उसी प्रकार अकाल के समय अगर कोई भूखा है, थाने पर आता है, तो क्या करना चाहिए? भगा देना चाहिए कि भोजन देना चाहिए? भोजन। और अगर चलने में असमर्थ हैं तो कहा जाए कि जाओ कैंप की ओर, वहाँ अकाल पीड़ितों का कैंप बना है। और अगर न चलने में समर्थ न हो तो पुलिस आपका शिविर तक क्या करे? पहुँचा दे। इसके बाद अकाल धन होता है। डीएम को चाहिए कि अकाल शिविर खोले और धन, जो अकाल धन था उसको क्या करे? आपका बांटे, राशन पानी बांटा जाए ताकि लोग भूख से न मरे। और अगर कोई मर ही गया है, लावारिस शव है, तो 333 यही बातें पैरा में पढ़नी है। देखिए 328 देखिए, जिलाधिकारी द्वारा अकाल के प्रारंभ पर परीक्षण कार्य और निर्धन आवास गृह खोला जाना, यानी कि डीएम साहब का यह कर्तव्य है कि जब अकाल आ गया, यानी कि सूखा पड़ गया, पूरा बाढ़ आ गई इत्यादि, यानी कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण भोजन के क्या पड़ गए? लाले, तो ऐसी दशा में वह अकाल आवास, निर्धन आवास गृह खोलें। फिर परीक्षण कार्य प्रारंभ करें अकाल के समय, और जो भी घुमक्कड़ यहाँ आता है उसको भोजन और रहने की क्या किया जाए? व्यवस्था। और आपका पुलिस को पैसा दें ताकि पुलिस वाले ये सब कार्य और आसानी से कर सकें। इसके बाद पैरा 2 329, जब कोई घूमने वाला मुसीबत में थाने पर आए तब कार्रवाई, तो बता ही दिया गया है। भूखा है तो उसको थानेदार क्या कराएं? भोजन कराएं। और अगर चलने में समर्थ हैं तो रास्ता बता दें कि इधर निर्धन आवास गृह खुला है, जाकर कैंप में हो चले जाओ। और अगर चलने में असमर्थ हैं तो आपका भेजवाएं, पुलिस लेकर जाए या किसी से क्या करे? भिजवाए। इसके बाद 330, पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा अधीक्षक को साप्ताहिक सार रिपोर्ट भेजना। हाँ, ये पूछ सकता है कि अकाल के समय थानेदार द्वारा कितने दिनों में एक रिपोर्ट एसपी साहब को भेजी जाएगी, कि क्या स्थितियां हैं? 1 सप्ताह। बस एक लाइन याद रखिएगा। और आपका 331, पुलिस द्वारा राहत कार्यों की खजानों की पहरेदारी, क्योंकि अकाल के समय श्रीलंका की हालत न हो जाए और दुकानदौरी और आपका सब क्या किया जाए? लूट लिया जाए। लूटा भी जाता है, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अकाल आया है और ट्रक से माल आया खाने पीने का, तो लोग क्या करते हैं? आपका हजारों की भीड़ अचानक पहुंचेगी और श्रीलंका में जैसे लूटपाट मची वैसे ही क्या करेगी? लूट लेगी। राजा का घर भी लूट लेगी। श्रीलंका के हालात देख ही रहे हैं। अभी सुधर जाइए और नहीं तो क्या होगा भारत का हाल? श्रीलंका जैसे। तो भारत सरकार भी सक्रिय हो गई है कि लंका जैसे हाल ना हो जाए। तो धीरे धीरे देखिए शिकंजा क्या कर रही है, कस रही हैं। एक तो आपका 5% टैक्स जीएसटी लगा दी सब पे, तो चावल दाल सब कुछ क्या हो गया? 5 रुपया महंगा। यानी कि 100 रुपया का चावल खरीदेंगे तो 5 रुपया किसके खाते में चला गया? सरकार के। आटा भी 5 रुपया महंगा, हर एक चीज़ 5 रुपया। भले सरकार का पैसा व्यापारी दबा दें, लेकिन 5 रुपया आपसे तो क्या कर रहे हैं भाई? बढ़ गया दाम, इसमें कोई शक नहीं है। और जो रेवड़ी बांटी जाती हैं, अब इस समय पीएम बांट रहे थे कोरोना काल में, कई करोड़ लोगों को रेवड़ी बांटे। अब जब खजाना खाली हो रहा है तो रेवड़ी पर अटैक कर रहे हैं कि रेवड़ी बांटने वालों से क्या सावधान। और रेवड़ी बांटना धीरे धीरे कम कर दिया गया है। एलपीजी सिलेंडर देख लीजिए, आपका 1100 के पार हो गया। कहाँ 400-500 मिलता था। तो ये यही बताता है कि भारत के हालात भी उतना अच्छा नहीं है। इसलिए सरकार टैक्स पर टैक्स लगा रही है ताकि हालात को और क्या किया जाए। क्योंकि कोरोना काल ने हालात को खराब कर दिया। मुफ्तखोरी, इसी को मुफ्तखोरी कहा जाता है। अगला देखिए आपका, तो पुलिस द्वारा राहत कार्यों की खजाने की पेटी की रक्षा की जाएगी कि भाग जाएंगे क्योंकि लूटे न लोग?
तो आपका पैरा 331, आपका 332, जिलाधिकारी के आदेश से धन का वितरण आपका किया जाएगा। गांव-गांव में पहुंचाइए कुछ धन, ताकि लोग आपका क्या करें, भोजन खरीद सकें। इसके बाद पैरा 333 महत्वपूर्ण है। पुलिस द्वारा लावारिस शवों का निस्तारण, इसको जोड़ लीजिएगा। पैरा 135 से जोड़ लीजिएगा जरूर। अगर कोई व्यक्ति ऐसे मरा है, अकाल के समय नहीं मरा है, उसकी पहचान नहीं हो पा रही है, तब उसके धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार पैरा 135 ए। और अकाल के समय मिला है, घर वालों की पहचान ही नहीं है कि कहाँ का व्यक्ति है, तो उसके आपका उन्हें उसका जो अंतिम संस्कार उसके धर्म के अनुसार पुलिस करेगी। और किस पैरा में, 333। तो लावारिस मुर्दों को मृतक के धर्म के अनुसार पुलिस द्वारा जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा, और यह वह थाने के उस अस्थायी अग्रिम से किया जाएगा जो घायल और अभियुक्त व्यक्तियों आदि के परिवहन के लिए मंजूर किया गया है, न कि अकाल के अस्थायी अग्रिम से किया जाएगा। यानी कि ये जो लावारिस शवों को दफनाया या जलाया जा रहा है, इसका खर्चा कहाँ से लिया जाएगा, तो थाने ही देगा। जो थाने में आपका घायल व्यक्तियों के उपचार के लिए क्या रहता है, पैसा रहता है, उसी में से आपका अंतिम संस्कार के लिए भी पैसा क्या करिए, खर्चा करिए। 335, अकाल समाप्त हो गया, पैसा बचा है तो सरकार को क्या किया जाए, वापस किया जाए, भाई अग्रिम धन वापस कर दिया जाए। इसके बाद 336, पुलिस थाने से अधीक्षक को नियतकालीन रिपोर्टें, यानी कि आपका डेली बाय डेली रिपोर्ट भेजा जाए कि कितने लोग मरे, कितने लोग भूख से आए, कितने लोग अपराध में बढ़ोतरी हुई कि नहीं, इत्यादि। और पैरा 327, पुलिस थाना प्रभारी द्वारा अकाल प्रशासन से संबंधित रिपोर्ट भेजा जाना। तो आपका कह सकते हैं कि रिपोर्ट भेजी जाएगी, ये भी छोड़ दीजिए। यानी कि एक दो पैरा केवल पढ़िएगा। वहीं आपका जो 333 है वहीं सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाइए अध्याय 27। अब यहाँ से छांट छांट के पढ़ना है। अध्याय 27 जो है, विशेष अधिनियमों तथा नियमों के अधीन कर्तव्य, यानी कि ड्यूटीज अंडर स्पेशल एक्ट एंड रूल, यानी कि सीआरपीसी के अलावा अन्य कानूनों में भी पुलिस के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो अन्य कानूनों में जो कर्तव्य दिए गए हैं पुलिस द्वारा, उन कर्तव्यों का भी क्या किया जाएगा, निर्वहन। तो आपका विशेष अधिनियमों और नियमों के अधीन कर्तव्य अध्याय 27 में पैरा याद कर लीजिएगा, 238 से लेकर आपका 338 से लेकर 369, 369। आइए इसमें देखा जाए आपका पैरा 338 छोड़ दीजिएगा। पैरा 338 एक लाइन हम बता रहे हैं, इसमें 7-8 पैरा केवल पढ़िएगा, हम बता रहे हैं वहीं, क्योंकि इधर से आपका 7-8 पैरा में 99% चांस है कि क्वेश्चन आ जाएगा। भाई 1% को लेकर हम नहीं पढ़ा सकते। अगर उल जलूल क्वेश्चन आ ही जाए तो किसी के बस की बात नहीं है, मैं बता दूं। 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 5 भी कर लीजिए, वही बड़ी बात है। वैसे पिछली बार एक क्वेश्चन बाहर केवल गया था पुलिस एक्ट की धारा 7 से, वही संशोधन का सन नहीं मैं लिखवाया था, लेकिन पिछले एपीओ में पैरा जितना पढ़ाया गया था एक क्वेश्चन बाहर गया था। और प्रयास ये भी किया जा रहा है कि भले स्पेशल बैच चल रहा हो, कोई महत्वपूर्ण पैरा छूटे ना। तो इसमें से 6-7 पैरा आप पढ़ेंगे इधर से आपका, लेकिन एक दो समझाने के लिए भी पढ़ाया जाता है। जैसे पैरा 2-338, पुलिस एक्ट की सूची एसपी ऑफिस तथा प्रत्येक थाने पर रखी जाएगी, यानी कि पुलिस अधिनियम रेगुलेशन
और जितने भी पुलिस से संबंधित कानून हैं उनकी सूची एक बेयर एक्ट कहाँ रखा जाएगा, आपका थाने में भी और एसपी ऑफिस में, ताकि पुलिस वाले जब भी ज़रूरत पड़े बेयर एक्ट पलट कर क्या करें। जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो रखते हैं बेयर एक्ट, जहाँ भी आवश्यकता पड़ती है तुरंत क्या करते हैं, धारा देख लेते हैं। तो पुलिस को तो रोज का काम है, तो सभी बेयर एक्ट थाने में और एसपी ऑफिस में सजा कर क्या किए जाते हैं, जाइए तो अलमारी में रखे रहते हैं। जितने पुलिस से रिलेटेड कानून हैं और तुरंत आवश्यकता पड़े तो उसको क्या किया जाए, बेयर एक्ट उठाकर देखा जाए। जैसे न्यायालय में भी रहता है बेयर एक्ट, जरूरत पड़ती है तो न्यायालय स्वयं बेयर एक्ट क्या करता है, अगर कोई वकील गलत व्याख्या करने लगा तो तुरंत बेयर एक्ट पढ़ा जाता है कि वकील साहब ये कहाँ से बता दिए, ये कहाँ लिखा है, एक बार आप खुद पढ़िए। तो ये ऐसे भी होता है, यहाँ भी आपका हम भी गलत बताते हैं तो आप भी बता देते हैं कि सर ये नहीं, ये लिखा है कभी काल। तो ये बेयर एक्ट जरूरी है, और पढ़ते समय पहली वरीयता किसको दीजिए, बेयर एक्ट को। अगला देखिए, अब इसके बाद 339, भगोड़े सैनिक के गिरफ्तार होने पर क्या कार्यवाही की जाएगी। तो भगोड़ा सैनिक अगर आपका भाग जाता है सेना की नौकरी छोड़कर, तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा वारंट के बिना, और शांति के न्यायाधीश के सामने लाना चाहिए। और वह न्यायाधीश, अब शांति का न्यायाधीश नहीं रहा, अब तो मजिस्ट्रेट सीआरपीसी हमारी अलग बताती हैं कि धारा 41 के तहत सीआरपीसी पुलिस ऐसे भगोड़े को क्या कर सकती है, वारंट के बिना गिरफ्तार मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा। तो सीआरपीसी की धारा 475 याद रखना है। मजिस्ट्रेट पुलिस को आदेशित करेंगे कि इसके कमांडिंग अफसर को क्या किया जाए, सौंप दिया जाए। कौन सी धारा, सीआरपीसी 475, क्योंकि इसका कोर्ट मार्शल होगा, यहाँ तो को चलेगा नहीं कचहरी में सेना न्यायालय में भगोड़े के खिलाफ क्या चलेगा, मुकदमा, कोर्ट मार्शल। वहीं आपका सैन्य न्यायालय में मुकदमा चलता है। तो आइए, सैनिक के भगोड़ा होने पर की जाने वाली कार्यवाही 340। तो जैसे ही कोई सैनिक भगता है तो सेना के अधिकारी का ये कर्तव्य है कि आसपास के बस स्टैंड और रेलवे में क्या दे, सूचना, फोटो दे दे कि ये सैनिक हमारे यहाँ से क्या हुआ है, सेना की नौकरी छोड़कर भागा है, जहाँ ये मिले क्या करिए इसे, गिरफ्तार। अगला देखिए, भगोड़े की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार की घोषणा, ये पूछ सकता है। पुरस्कार अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत कम पुरस्कार है, 5 रुपया, यानी कि कमांडिंग अफसर ये कह सकता है। अब देखिए आपका 1861 में 5 रुपया कम नहीं था, हमें लगता है कि 5 रुपया ये अब 5 लाख के बराबर तो हो ही गया होगा। 5 रुपया ये कितने के बराबर हुआ होगा, 5 लाख। तो कमांडिंग अफसर घोषणा करेंगे कि ये सैनिक भाग गया है, जो भी सैनिक को पकड़वाएगा उसे हम इनाम देंगे, और इनाम अधिकतम कितना दिया जा सकता है, 5 रुपया। 341 में अंडरलाइन कर लीजिए, अब बदलना चाहिए लेकिन अब आइए, भगोड़े के पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर प्रक्रिया बता ही दिया गया, 342 छोड़ दीजिएगा। इसके बाद से आपका आपका कह सकते हैं कि 345 46 भी छोड़ देना है, 47 48 49 50 51 पूछा जाता है, लिखिए 351 अंडरलाइन करिए। सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने की अनुमति कभी नहीं दी जाएगी। 351, यानी कि ये नहीं कि आप सार्वजनिक रूप से जुआ खेलिए तो जुआड़ियों को पुलिस क्या कर सकती है, गिरफ्तार। इसके बाद इधर जो आपका क्वेश्चन बनता है, हाँ 357 बनता है, भाई पैरा अंडरलाइन करते रहे, वहीं पढ़िएगा इधर। 357, एसपी द्वारा डीएम को गंभीर अपराध की सूचना दिया जाना, यानी कि अगर कोई जिले में आपका सीरियस ऑफेंस होता है
गंभीर अपराध होता है तो एसपी का ये कर्तव्य है 357 पैरा के तहत कि वह इसकी सूचना किसको दे, डीएम को, जिला मजिस्ट्रेट को। तो जहाँ जहाँ डीएम को सूचना देने का ऑप्शन है, कम से कम तैयार रखिएगा। सीआरपीसी की 2 धाराएं कम से कम यहाँ तैयार रखिए, एक 58 और एक आपका 365। हाँ, 365 क्वेश्चन यहाँ से ही बनता है। पहले सीआरपीसी की धारा 58 से क्वेश्चन बना है। पुलिस वारंट के बिना जितने लोगों को गिरफ्तार करेगी, ये पुलिस का कर्तव्य है कि उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर किसको, उपखंड मजिस्ट्रेट को दे। लेकिन एसडीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट अनुभागीय मजिस्ट्रेट को तभी दी जाएगी, सतर्क रहिए, जब डीएम इसके लिए क्या दें, निर्देश। जब तक निर्देश न लिखा हो, एसडीएम को किसी भी हाल में आप सूचना न दिलवाइएगा, मैं बता दूं। दूसरा 365 भी पूछा जाता है कि निर्णय की प्रति डीएम को कब भेजी जाएगी, जब हाई कोर्ट दंडादेश देता है कोई, जब सत्र न्यायालय देता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देते हैं, और आपका और बी और सी दोनों। तो फिर याद रखिएगा, जब सत्र न्यायालय यानी कि जब सत्र न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोई निर्णय आपराधिक मामलों में देते हैं, तो जिला मजिस्ट्रेट या डीएम को निर्णय की एक प्रतिलिपि ये क्या करेंगे, भेजेंगे। किसको भेजेंगे, जीडीएम को या जिला मजिस्ट्रेट। ये भी पूछा गया है, कौन सी धारा सीआरपीसी की, 365। लिखना चाहे तो बैरेट पर लिख लेना चाहिए, ताकि पढ़ते समय घर पर एक बार देख सकें। तो देखिए अगला, देखिए आपका, इसके बाद आपका काजी हाउसों का औपचारिक निरीक्षण पुलिस कर सकती है। 359 359 पुलिस द्वारा काजी हाउसों का आपका औपचारिक निरीक्षण। इसके बाद आपका जो इधर पूछा जाता है आपका, हाँ 366 याद रखिए, 366 पैरा 366 पुलिस अधीक्षक द्वारा चौकीदार के आचरण की जांच। चौकीदार मने ग्राम चौकीदार। देखिए फिर एक बार ग्राम चौकीदार पर, ग्राम चौकीदार की नियुक्ति जिला मजिस्ट्रेट करते हैं, इनको बर्खास्त भी जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। ये किसके नियंत्रण के अधीन होते हैं, जिला मजिस्ट्रेट। इनको दंड भी कौन देते हैं, डीएम देते हैं। तो अगर ग्राम चौकीदार हैं, उस गांव में शराब बन रही है, शराब से लोग मर रहे हैं, अवैध शराब बनाई जा रही है, और ग्राम चौकीदार सूचना दिया ही नहीं, वो भी 2 बूंद लेकर क्या है, मस्त हैं, तो एसपी साहब ग्राम चौकीदार के कंडक्ट की इंक्वायरी कर सकते हैं। लेकिन भाई ग्राम चौकीदार को दंड देना या बर्खास्त करना तो डीएम का कार्य है। तो जांच करके और केवल सिफारिश कर सकते हैं डीएम से कि यह ग्राम चौकीदार अवैध शराब के धंधे में क्या है, शामिल, अतः इसके खिलाफ डीएम साहब क्या करें, कार्रवाई। तो बस 2 लाइन जानना है कि अवैध शराब गांव में मिली है, बिक रही हैं, बन रही हैं, और ग्राम चौकीदार नहीं सूचना दिया है, तो कहीं ग्राम चौकीदार अवैध शराबियों से साठ गांठ तो नहीं कर लिया। इसकी जांच कौन करेंगे, एसपी। और अगर पाते हैं तो कार्यवाही के लिए किसको भेजेंगे, जिला मजिस्ट्रेट को, क्योंकि खुद तो ग्राम चौकीदार पर कार्रवाई कर नहीं सकते, तो कौन कार्रवाई कर सकता है, डीएम।
तो किसको रिपोर्ट भेज दें कि कार्रवाई की जाए? डीएम। कौन सा पैरा? 366। अब आइए 367 देखा जाए। गांव के मुखिया के विरुद्ध कार्यवाही। मुखिया समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, एकदम सही बता रहे हैं भाई। ये मुखिया जी हैं, आ गए हैं तो आपका शराब भी चले, कबाब भी चले, हवाब भी चले, और तम्बू में बिहार में तो इतना फायर कर दिया जाए कि तम्बू से क्या देखने लगे। तारा, चांद भी दिख सकता है भाई, तारा ही क्यों आपका दिखेगा? क्यों मौर्य जी, इतना फायर कर दिए तो ही चला दीजिए तो चांद दिखेगा कि नहीं? तो भाई कभी जाइएगा बिहार वार बारात में तो देखिएगा कितना फायर होता है। तो आपका मुखिया जी हैं ये, अब तो जान लिया ना मुखिया जी, यानी कि प्रधान जी। तो प्रधान जी आ गए हैं तो उनका सेवा सत्कार क्या किया जाए ज़्यादा, क्योंकि ये गांव के क्या हैं? मुखिया। और 6 माह में तो स्कॉर्पियो या इनोवा आ ही जा रही है, क्योंकि इतना पैसा आ रहा है कि भाई कुछ न कुछ तो घोटाला हो ही जाता है। तो आइए देखा जाए गांव के मुखिया के विरुद्ध कार्यवाही। तो गांव के उस मुखिया की रपट तुरंत जिला मजिस्ट्रेट को आबकारी अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत अभियोजन के लिए की जानी चाहिए, जो किसी भी आबकारी योग्य वस्तु के अवैध निर्माण या मादकता पैदा करने वाली औषधियों के पौधों की अवैध खेती की सूचना तुरंत उस समय देने में विफल रहता है जैसे ही उसको ऐसी सूचना मिलती है। यानी कि अगर ग्राम प्रधान को जानकारी है कि यहाँ अवैध शराब या अवैध माने आपका खेती हो रही है, जैसे अफीम की खेती इत्यादि, तो ग्राम प्रधान का कर्तव्य है कि तुरंत वह पुलिस को क्या करें? सूचना। अगर पुलिस को सूचना नहीं देते तो आपका मजिस्ट्रेट को मैंने कह सकते हैं कि मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाएगी, इस गांव के प्रधान के खिलाफ भी क्या की जाए? कार्यवाही, क्योंकि ये सूचना देने में जानते हुए भी क्या किया है? लोग। तो अगला ये आपका विशेष पुलिस अधिकारी 368 विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति। तो आपका विशेष पुलिस अधिकारी आपका जो चलेगा वह धारा 17 से लेकर 19 तक, जो आपका एक्ट से ही ज़्यादा गवर्न हो जाते हैं। तो 368 विशेष पुलिस अधिकारी, हाँ, मोटर वाहन अधिनियम के अधीन पुलिस के कर्तव्य 369। इस प्रकार आपका ये भी अध्याय समाप्त हो गया। अब अध्याय आइए 28, मिसलेनियस। मिसलेनियस माने प्रकीर्ण होता है। प्रकीर्ण मतलब कि भूले भटके। भूले भटके का मतलब कि छूटे फूटे, यानी कि जो प्रावधान छूट गए इधर उधर, यानी कि भानुमति का पिटारा हम कहते हैं इसको। भानुमति का पिटारा का मतलब कि इधर उधर की बातें जो छूट गई हैं उस चैप्टर में रख दी जाती हैं। वैसे सामान्यतः सबसे जो लास्ट चैप्टर रहता है कानून का, तो वही आपका मिसलेनियस रहता है। जैसे सीपीसी में देख लीजिए, मिसलेनियस लास्ट चैप्टर ही है। संविधान में देख लीजिए, छूटे फटके प्रावधान कहाँ है? लास्ट में। लेकिन पुलिस एक्ट में बीच में ही रख दिया गया। तो अब कहीं भी रखा जा सकता है, लेकिन सामान्यतः ये होता कहाँ है? लास्ट में। तो मिसलेनियस मतलब कि छूटे फटके प्रावधान। देखिए आगे आपका पैरा 370 से लेकर आपका ये 395 तक। देखिए आपका 370 निजी मेहतरों के सेवायोजन की प्रक्रिया, ये छोड़ दीजिए। 371 सरकारी सेवकों के व्यक्तिगत मामलों में प्रतिबंध, ये छोड़ दीजिए। पुलिस अधिकारी का खजांची के साथ, ये छोड़ दीजिए, नहीं पूछा जाता। इधर जो पूछा जाता है आपका 373A, 373A आ जाइए, 2 बूंद वाला। हाँ, भाई ये क्वेश्चन आपका आ सकता है 373A, पुलिस बल के सदस्यों के लिए कर्तव्य पालन के दौरान
नशीले पदार्थों का सेवन सख्त वर्जित। यानी कि जब पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर हैं तो नशीले पदार्थों का सेवन सेवन सख्ती से वर्जित किया जाता है। अफीम, गांजा, तरस नहीं चरस, हीरोइन आपका और दो बूंद यानी कि शराब इत्यादि पीकर लेकर ड्यूटी न करें। अगर ऐसा करते पाए जाते हैं तो ये सबसे बड़ा खतरा भी है और नौकरी छीनी जा सकती है। यानी कि नौकरी से बर्खास्त करने का एक ये उचित कारण माना जाता है। यानी कि फिर एक बार याद रखिए इस आधार पर उनकी सेवा क्या की जा सकती है। द एंड तो आपका वैसे ज़्यादातर भाई कोई बुरा ना माने, तमाम लोगों के घर के लोग पुलिस में हैं, दरोगा हैं, तमाम चीज़ें हैं ये किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं बताया जाता है, उदाहरण सार्वजनिक है। वैसे ज़्यादातर थानाओं में चले जाइए रात में तो दरोगा जी दो बूंद लेकर आपका कुर्सी पर बैठे रहेंगे और जूता और पैर मेज पर फेंके रहेंगे और जैसे ही जाएंगे तो वह पहला तो गाली से ही शब्द निकालेंगे, क्योंकि दो बूंद लेकर क्या करते हैं, टन रहते हैं यानी कि मस्त रहते हैं। और कभी काल तो पीड़िता के साथ ही दुराचार कर देते हैं। और सबसे अच्छा उदाहरण अभी आया था, बहुत हो हल्ला मचा कि दुराचार की शिकार महिला गई एफआईआर करने, दरोगा जी दो बूंद लिए थे तो दोबारा दुराचार कर दिए तो गिरफ्तार हो गए दुराचार में। किस जिले का था मामला अभी? हाँ, ललितपुर, लखीमपुर का, पता ना, चलिए किसी भी जिले का था, बहुत हंगामा मचा। और ये दो बूंद का कमाल है, यानी कि दो बूंद का क्या है, तो जो भी आपका दो बूंद वाले हैं, अगर वो दो बूंद वाले हैं तो दो बूंद दे दीजिए तो कोई भी काम आप करा सकते हैं। यानी कि पैसा लेना हो तब भी दो बूंद, काम कराना हो तब भी एक क्वार्टर दे दीजिए तो आपका काम हो जाता है। तो दो बूंद वाले हमेशा आपका इसी चक्कर में रहते हैं कि दो बूंद क्या हो जाए, मिल जाए। तो भाई अगर दरोगा जी या पुलिस वाले आपका नशा खाकर ड्यूटी करते हैं तो एक बहुत सख्त नियम है कि इस आधार पर उनकी सेवा क्या होगी, समाप्त कर सकते हैं वरिष्ठ अधिकारी, लेकिन फिर भी कहाँ कौन मान रहा है। अब आइए आपका 373 ए हो गया। आपका स्पष्ट लिखा गया है कि सेवा से हटाया जा सकता है, मैंने बर्खास्त, निचली लाइन देखिए क्या किया जा सकता है इनको, बर्खास्त। इसके बाद 376 पूछा जाता है पैरा, देखिए 376 जिनका करेक्टर स्वयं ढीला है वही आपके करेक्टर की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जैसे कि आप एपीओ या जे बन गए तो आपका करेक्टर की जांच होगी और ये जांच कौन करेंगे, पुलिस वाले। तो पुलिस वालों को चरित्र सत्यापन का कार्य दिया जा सकता है कि नहीं, दिया जा सकता है और उसमें भी कुछ कमा ही लेते हैं। एपीओ बन गए, आप कह सकते हैं गए पुलिस वाले घर पर कि कैसा इनका करेक्टर है, लिख पढ़ कर भेजना है शासन को। तो ऐसी दशा में आपका भाई इसमें छुपाइए न, मैं बता दूं छुपाएंगे तो भाई खतरा है, सही बता देंगे तो बच भी जाएंगे। देखिए अभी आपका एपीओ में ही कुछ कोचिंग से भी लोग हुए थे, कुछ लोग आपका जब इंटरव्यू हो रहा था तो उसमें फार्म भरा जाता है कि आपके ऊपर कितने मुकदमे हैं और उसका नाम लिखिए। तो एक दो लोगों ने लिख दिया कि हमारे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। तो आपका फिर पुलिस वेरिफिकेशन होने गया, चरित्र का सत्यापन किस पैरा में, 376 में, याद रखिएगा किस में, पुलिस गई गांव में, थाने पर, उस इलाका जहाँ गाँव पता रहता है उसी पुलिस को दिया जाता है। पुलिस ने पाया कि इनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज है और शासन को रिपोर्ट भेज दी कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। दौड़ते रह गए लखनऊ से दिल्ली से दौलताबाद,
सरकार और आयोग ने कुछ नहीं सुना, इनको इनका चयन ही निरस्त कर दिया और पुनः वेटिंग लिस्ट जारी करके इनकी जगह पर नए लोगों को क्या कर लिया, चयन। अब ये है कि भाई आयोग और सरकार ये कही कि जब आप पहले ही झूठ बोल रहे हैं तो बाद में क्या करेंगे। वहीं अगर लिख देते कि हमारे खिलाफ इन इन धाराओं के तहत एफआईआर हैं और तब सरकार ज्वाइन नहीं कराती तो हाई कोर्ट में लड़ सकते थे अच्छे आधार पर कि ये जो एफआईआर हैं ये राजनीतिक दुश्मनीवश और हमें क्या करने के लिए, हमारा कैरियर बर्बाद करने के लिए विपक्षियों ने किया। अगर हम दोषी पाए जाते हैं तो हमें सेवा से क्या किया जाए, हटा दिया जाए। लेकिन जब तक सिद्ध दोष न हो जाए हम तब तक तो नौकरी कर ही सकते हैं, कर ही रहे हैं तमाम लोग। भाई लड़ कर रहे हैं, हाई कोर्ट रिलीफ देता है लेकिन पहले ही लिख दिए कि नहीं है। तो आपका जब भी ऐसा है तो लिखिए कि है मुकदमा, नहीं ना लिखिए क्योंकि वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो चरित्र का सत्यापन आपका कौन करेगी, एपीओजे हो जाएंगे तो पुलिस किस पैरा में है, 376। इसके बाद आपका जो इधर आपका पैरा पूछा जाता है आपका ये चिकित्सा अवकाश के नियम भी। इसके बाद 381 82 कम, 385 अंडरलाइन करिए। अगर किसी पुलिस वाले या आरक्षी या मुख्य आरक्षी यानी कि कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को अगर कोई गुप्त रोग हुआ है तो वह इसकी सूचना आपका कह सकते हैं वरिष्ठ अधिकारी को दे और आपका वरिष्ठ अधिकारी तुरंत कहाँ भर्ती कराएगा, अस्पताल में। इसके बाद मेडिकल ही आपका करेक्टर रोल बनता है, इतिहास पत्रक। तो आपका 386 पैरा जितने पुलिस वाले हैं कब बीमार कब पड़े कब कौन रोग हुआ उनकी एक लिस्ट रखी जाएगी 386 पैरा में। इसके बाद आपका जो इधर पूछा जाता है इधर से कम आता है, हाँ 393 लिख लीजिए। वाचक रीडर पुलिस अधीक्षक 393। वाचक रीडर पुलिस अधीक्षक यानी कि जो एसपी साहब हैं उनको एक रीडर या पेशकार दिया जाता है और वह पेशकार सब इंस्पेक्टर के नीचे का नहीं होगा, माने उनके यहाँ लिखना पढ़ना इत्यादि एसपी के साथ रहेगा। इसके बाद आ जाइए अब अध्याय 29 देखा जाए, नियुक्ति। यहाँ से आपका क्वेश्चन एक बनता है, लगभग एक क्वेश्चन बनता है। देखिए आपका तो एक ये जो 6-7 पैरा हैं शुरुआती दौर के ये याद रखना है। अब अपॉइंट किया जाएगा अधिकारी और नीचे के कर्मचारियों को। तो पुलिस बल के निकाय, यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है। तो पुलिस बल की बॉडी कौन कौन होती है, तो आपका पहला दिया गया है प्रांतीय पुलिस, सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और घुड़सवार पुलिस। आपका इनकी जो नियुक्ति होती है वह पुलिस अधिनियम के अंतर्गत होती है, यानी कि आपका सेक्शन 2 के तहत। कौन सा सेक्शन के तहत, 2। दूसरा आपका दिया गया सरकारी रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी, ये भी सामान्य पुलिस वाले ही हैं। कम से कम 3 साल के लिए एक बार कहाँ भेजे जाते हैं, रेलवे पुलिस में कम से कम 3 साल रहना पड़ता है। तो जीआरपी जो है ये भी पुलिस बल का ही सदस्य हैं। इनको भी भर्ती धारा 2 के तहत पुलिस अधिनियम के तहत किया जाता है। और तीसरा गांव के चौकीदार, इनकी जो नियुक्ति होती है ये पुलिस अधिनियम के तहत नहीं होती, लेकिन ये पुलिस बल के निकाय माने जाते हैं। तो पुलिस बल में कौन कौन शामिल हैं आपका दे देगा। तो 3 बॉडी हुई, कौन कौन, पहला
प्रांतीय पुलिस, सिविल पुलिस, सशस्त्र पुलिस और घुड़सवार। दूसरा जीआरपी सरकारी रेलवे पुलिस, और तीसरा गांव का चौकीदार। इसमें से किन की नियुक्ति पुलिस अधिनियम के तहत की जाती है? ऊपर दो वालों की। और ग्राम चौकीदार की नियुक्ति पुलिस एक्ट के तहत नहीं, बल्कि उसके लिए क्या है? अलग कानून। लेकिन ये भी पुलिस बल का क्या माना जाता है? बॉडी है, लेकिन इसकी नियुक्ति आपका अलग से होती है। पुलिस एक्ट इस पर भाई अप्लाई नहीं करेगा नियुक्ति में, क्योंकि इसकी नियुक्ति के लिए अलग प्रावधान है। तो आपका कभी काल यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। अब 397 और 398 से क्वेश्चन बनता है। फिर आपका पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी। अब ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन पुलिस बल का राजपत्रित अधिकारी है? तो बस एक लाइन याद रखिए, पुलिस उप अधीक्षक यानी कि DYSP और उसके ऊपर के जितने पुलिस वाले हैं ये राजपत्रित, और DYSP के नीचे के जितने पुलिस वाले हैं वे कैसे होंगे? अराजपत्रित। तो क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं जो पूछा जाता है कि अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस अधिकारी और उच्चतम पंक्ति के पुलिस अधिकारी। तो जो ये 397 में है ये बड़े वाले हैं, बड़े वाले मतलब कि हायर कैटेगरी के पुलिस अधिकारी। और जो ये 398 वाले हैं ये छोटे वाले हैं, सबऑर्डिनेट क्लास के क्या? पुलिस अधिकारी। कई बार हाँ नहीं, तो हम बता तो रहे हैं, DYSP या उसके ऊपर के जो पुलिस अधिकारी हैं वह वरिष्ठ अधिकारी माने जाएंगे, राजपत्रित होंगे। और DYSP के जो नीचे के, DYSP नहीं उससे क्या नीचे, वे अधीनस्थ पंक्ति के माने जाएंगे और वे अराजपत्रित होंगे। तो देखिए लिस्ट हम बता देते हैं। 397 भाई ये पूछा जाता है, यहाँ से सतर्क रहिएगा। पुलिस बल के राजपत्रित अधिकारी महानिरीक्षक हो गए, यहाँ महानिदेशक भी शामिल है महानिरीक्षक के साथ। इसके बाद उप महानिरीक्षक यानी कि DIG, अधीक्षक यानी कि SP, सहायक अधीक्षक और उप अधीक्षक मैंने DYSP। ये कैसे रैंक के अधिकारी हैं? वरिष्ठ रैंक के और राजपत्रित अधिकारी। तो 5 राजपत्रित अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे नीचे कौन है राजपत्रित में? DYSP। 398 पर आ जाइए, पुलिस बल के अराजपत्रित अधिकारी। तो अराजपत्रित अधिकारी 4 होते हैं, एक इंस्पेक्टर, दूसरा सब इंस्पेक्टर, तीसरा हेड कांस्टेबल और चौथा कांस्टेबल। यानी कि आपका 5 ऊपर वाले बड़े वाले और 4 कौन से हो गए? छोटे वाले। छोटे वाले का वर्ग कहाँ से शुरू होगा? इंस्पेक्टर से, यानी कि निरीक्षक हिंदी में कहते हैं। और सब इंस्पेक्टर मतलब उप निरीक्षक, उसके बाद मुख्य आरक्षी हेड कांस्टेबल, उसके बाद कांस्टेबल मतलब आरक्षी पुलिस वाले जो पहले बार भर्ती होते हैं। तो ये याद रखिए, पूछा जाता है कि अधीनस्थ पंक्ति के पुलिस वालों की शुरुआत कहाँ से होती है? इंस्पेक्टर से। और वरिष्ठ पंक्ति के पुलिस वालों की शुरुआत कहाँ से होगी? DYSP। याद रखिए आपका 5 याद रखिए वरिष्ठ या राजपत्रित हैं, और इसके DYSP के जो नीचे हैं 4 आपका दरोगा जी, सब दरोगा, उप दरोगा जी, मुख्य पुलिस वाला और पुलिस वाला कहे आसान भाषा में ये क्या है? नीचे वाले हैं। भाई यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब अधीक्षक और उसके उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, पैरा 399। अधीक्षक और उससे उच्चतर पंक्ति के अधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और आ जाइए पैरा, हाँ SP और उसके ऊपर के अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल द्वारा। पैरा 400,
सहायक अधीक्षकों की नियुक्ति, यानी कि असिस्टेंट एसपी कहा जाता है, एएसपी, सहायक पुलिस अधीक्षक। तो जो सहायक पुलिस अधीक्षक होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है वह भारत में भारत सरकार के द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम पर परीक्षा पर की जाती है और सपरिसर राज्यपाल के द्वारा कन्फर्मेशन पुष्टि की जाती है। तो पैरा 400 वाले आईपीएस कहलाते हैं याद रखिए। यानी कि जो सहायक एसपी होता है वह संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गई परीक्षाओं को पास करता है, फिर राज्य में भेजा जाता है, राज्यपाल उसको कन्फर्म करते हैं और आपका उसको कहते हैं ऑल इंडिया सर्विस, यानी कि आपका अखिल भारतीय सेवा, आईपीएस कहा जाता है, इंडियन पुलिस सर्विस। तो नियुक्ति कौन करता है? संघ। और ये काम कहाँ करते हैं? राज्यों में, याद रखिए। तो जो आईपीएस होते हैं वह एएसपी बनाए जाते हैं और संघ नियुक्त करता है, राज्यपाल केवल क्या देते हैं? मान्यता। ये राज्य के नहीं है, किसके द्वारा? संघ लोक सेवा आयोग से परीक्षा पास करके आए हैं, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये 400 वाले सहायक एसपी। इसके बाद उप अधीक्षक, यानी कि आपका जो डीवाईएसपी होते हैं वह प्रमोशन से भी बनते हैं, सीधी नियुक्ति भी हो सकती है। उसके बाद आपका रिजर्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति। तो रिजर्व निरीक्षक होते हैं आपका जो सब इंस्पेक्टर हैं, उसी को क्या किया जाता है? आपका इंस्पेक्टर प्रमोट कर दिया जाता है। यानी कि जो उप निरीक्षक होता है, एएसआई होता है, उसी को एसआई बना दिया जा नहीं, एसआई मतलब कि सब इंस्पेक्टर हो गया। आपका जो उप निरीक्षक होता है, सब इंस्पेक्टर, जो डायरेक्ट भर्ती होती हैं, कुछ दिन जब ये रह जाते हैं तो उनको क्या बना दिया जाता है? प्रमोशन करके इंस्पेक्टर, थानेदार या निरीक्षक। निरीक्षक की नियुक्ति डायरेक्ट नहीं होती, ये सब इंस्पेक्टर वाले ही कुछ समय के बाद प्रमोशन करके क्या बन जाते हैं? इंस्पेक्टर। तो जो सब इंस्पेक्टर रहते हैं, चौकी वौकी का कार्य दिया जाता है, कुछ दिन बीत जाता है तो ये भी क्या बन जाते हैं? थानेदार। उसके बाद सीओ बन सकते हैं, डीवाईएसपी। अब प्रमोशन अब सरकार देखकर करती है, वो अलग बात है। तो आज इतना भाई रहने दिया जाए, लगभग 100 पैरा हो गया और सोमवार को लास्ट ही कर देना है। पैरा सोमवार को हम समाप्त कर देंगे। तो सोमवार से भाई आपका एक और सब्जेक्ट शुरू होगा, आपका एविडेंस भी शुरू होगा। यानी कि सोमवार को अब समय आ गया है कि 4-5 दिन किसको रिवीजन, एक स्मृति ताज़ा कराई जाए। एविडेंस भले 4 दिन चले, 90% क्वेश्चन आएगा। गारंटी के साथ प्री में पढ़ाया जाता है कि 90% क्वेश्चन 4 दिन में क्या होगा? आके ही रहेगा। नोट्स रखे रहिएगा, स्पीड में चलेगा, मैं बता दूं। तो कल टेस्ट होगा भाई आपका, जिनको टेस्ट देना है 9:30 बजे से टेस्ट होगा। संडे है और सोमवार को क्लास चलेगा, दोनों टाइम खुला रखा गया है। अपना आइए, झंडा फहराइए, मिठाई खाइए। और आपका कह सकते हैं जो लोग दूर हैं, सोशल मीडिया से मिठाई खा लें, यानी कि भेज दिया जाएगा बनावटी। यानी कि कल्पना कर लें कि हमने क्या किया। हाँ, उपधारणा कहा जाता है भाई, कम से कम उपधारणा कर लें कि सर ने मिठाई दे दिया। तो सोमवार को एविडेंस का बेयर एक्ट लेकर आइएगा, बेयर एक्ट पर ही प्रयास करिए, केस हो जितना है सिद्धांत, भाई बेयर एक्ट पर लिखने का प्रयास करिए।